खबर में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान सईद काजी। कुछ खबरें फिर मेहमानों का तारुफ भी करवाते हैं। नवाज शरीफ साहब मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, इसकी क्या वजह? क्योंकि हालांकि इस वो बहुत ही एक यानी उम्मीद दिलाई गई थी और फिर उनके हवाले से इश्तिहारात भी लगते रहे, मगर ये क्या सिलसिला हुआ? पीपल्स पार्टी और PTI का पहले भी बात हुई थी, उनके जो सेक्रेटरी जनरल उन्होंने बात की थी, फिर कोई बात हुई कि शायद जरदारी साहब ने भी रब्ता करने की कोशिश की, ये बातें थी या क्या सिलसिला था? और आज़ाद उम्मीदवारों को इसलिए उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, ये कहा गया है क्योंकि उन्होंने कोई पहले से नहीं लिस्ट जमा करवा रखी थी। और अपोजिशन लीडर कौन होगा? और उधर मौलाना फजल रहमान भी नाराज है। मैं तारुफ करवा दूँगा, राना एहसान अफजल खान मुस्लिम लीग नून के रहने हमारे दोस्त हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। शौकत बसरा साहब PTI के जनाब हमारे साथ हैं, और हमारे सीनियर साफ़ी दोस्त नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमें ज़रा गाइड करेंगे। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बात शुरू करता हूँ और फिर दूसरे दोस्तों की तरफ जाता हूँ। ये फरमाइए कि बड़े बड़े इश्तिहार भी लगे थे और एक आवाम को ये भी कहा गया था कि मियाँ साहब जो हैं वो आके इस क्राइसिस से निकालेंगे, और सेकेंडली जो पिछली 16 माह की हुकूमत थी उस पर तो खुद मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो बड़े मुतरज़ थे और उसे एक वजह बता रहे थे, जो इलेक्शन में जो सिनेरियो बना आपके सामने ही है। तो फिर ये फैसला आपको कैसा लगता है, क्यों हुआ, और क्या मियाँ साहब जो है अब जो है वो ज़रा पस मंज़र में रहेंगे और मोहतरमा मरियम साहिबा को ही यानी एक लॉन्च या आगे वो एयर अपेरेंट वही होंगी? जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब। शुक्रिया काजी साहब। देखें, बुनियादी बात तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ पिछले काफ़ी अरसे से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो पार्टी के अंदर, और अगर हुकूमत साजी का कोई मौका मिलता है तो उसमें अपना एक किरदार अदा करें, और इसीलिए उन्होंने पहले ही जो है जलसों में उनको साथ रखा, फिर उसके बाद अपने बाद तकारीर करवानी उनसे शुरू की। लेकिन जहाँ तक ये है कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बनकर आए, लेकिन फिर फैसला ये किया गया कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को लीड करेंगे, तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नवाज ये सोच रही थी कि जो नशिस्तें वो जीतने में कामयाब होगी, उससे वो आसानी के साथ पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बना लेंगे और उन्हें शायद पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि वो इलेक्टेबल्स जो मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हुए या वापस आ गए, जो उन्हें छोड़कर चले गए थे, उन इलेक्टेबल्स की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नवाज ये दावा कर रही थी कि ये नशिस्तें अगर वो जीतने में कामयाब होते हैं तो फिर बासानी हुकूमत बनाई जा सकती है। अब मुश्किल ये थी कि इस सूरत हाल में जब उन्हें पीपल्स पार्टी के साथ जाना है, पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग करनी है, और पावर शेयरिंग में भी उन्हें सदारत जो है वो पीपल्स पार्टी को देनी है, इसी तरीके से गवर्नर्स की डिमांड की जा रही थी। तो मियाँ नवाज शरीफ ने ये समझा कि अगर पंजाब मरियम नवाज को मिल जाता है और मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर बन जाती हैं तो उन्हें फिर शहबाज शरीफ साहब को वफाक में भेज देना चाहिए। ये कहना कि मियाँ नवाज शरीफ सियासी मैदान से पीछे हट जाएंगे, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उनकी हत्तल इम्कान कोशिश है कि पंजाब में वो कम बैक करें, पंजाब में अपने वोटर्स को दोबारा से अट्रैक्ट किया जाए, और मरियम नवाज की सूरत में डेवलपमेंट का या एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसे फैसले किए जाएं जिसकी बुनियाद पर मरियम नवाज अगले इलेक्शन के लिए एक कौमी सतह की पोजीशन के हवाले से कम्पीट कर सकें। तो मियाँ नवाज शरीफ कोशिश करेंगे, और कोशिश उनकी ये होगी कि पार्टी को वो जो है वो लीड करते रहें और पार्टी के फैसले भारत मियाँ नवाज शरीफ की मौजूदगी में वही करते रहेंगे, खास शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो, खास मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला हो। मैं आऊँगा राना एहसान अफजल खान साहब। थैंक यू वेरी मच, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। राना साहब, कुछ मसाइल ऐसे लगते हैं जैसे जब हुकूमत बन रही थी तो हमने इश्तिहारात भी देखे, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि मियाँ साहब आएंगे, बाद में ऐसे लगा जैसे बड़ी रिलक्टेंस है ऑन द पार्ट ऑफ द कोalition और इवन मुस्लिम लीग नून। क्या इसकी वजह यह है कि जो आप वादे किए गए थे, ख़ास तौर पर बिजली की कीमतों के हवाले से 300 बिजली कम कर देंगे, और उन्होंने भी, तो पीपल्स पार्टी तो खामोशी से उसके पास तो बहाना आया कि जी हम तो बिल्कुल ये बस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। तो अब आप क्या समझते हैं कि 16 महीनों की जो परफॉर्मेंस थी उसको सामने रखें, और आगे जो महंगाई का तूफान आ रहा है, 67% IMF ने कह दिया कि जनाब ये गैस की कीमतें बढ़ाएं, पहले बुरकस निकल चुका है, और उन्होंने कहा कि कोई भी सब्सिडी हम नहीं देंगे ना सरमाएदारों को जो कि बिजनेसमैन है और ना आम आदमी को। तो आप कैसे देख रहे हैं ये आने वाली जो हुकूमत है, किस तरह मुख्तलिफ होगी उन 16 महीनों से, या ये भी कहीं खुदा न खास्ता कोई पॉलिटिकल डैमेज तो नहीं करेगी पार्टी को? जनाब राना एहसान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले हमें इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये PMLN की हुकूमत नहीं है वफाक के अंदर।
हम कोलिशन पार्टनर्स हैं, हम लीड कर रहे हैं। पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत है क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी हमारे पास है, हम वहां इंडिपेंडेंटली अपने फैसले कर सकते हैं। कोलिशन हुकूमत के अंदर जो फैसले हैं वो मुशावरत से हो सकते हैं, और यहाँ जिस तरह की हुकूमत बनी है वफाक के अंदर, वहां अगर मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी बेशक कैबिनेट का अगर हिस्सा बनती है, नहीं बनती, हमारी तो उनको दावत है कि वो बने, लेकिन अगर हमने बजट भी पास कराना है तो वो पास नहीं हो सकता अगर कोलिशन पार्टनर्स उस बजट को पास ना करें। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम इंडिपेंडेंटली अपना मंशूर नाफिज नहीं कर सकते, हमें लोगों से मुशावरत करनी पड़ेगी, और ये जो मैंडेट है ये मैंडेट अवाम ने दिया है। अब इसका कोई भी आप हल निकाल लें कि ऊपर किस तरह गवर्नमेंट बनेगी, तो वो इसी तरह की ही बनती है। किसी जमात के पास बाशमूल वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं इतना नंबर नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी हुकूमत बनाए, और जब इंडिपेंडेंट हुकूमत नहीं होती फिर आपको सुननी भी पड़ती है, सुनानी भी पड़ती है। एक तो ये मैं क्लियर कर दूं। देखिए, दूसरा बात, रास्ता इकोनॉमी का बड़ा सिंपल है। मिसाल के तौर पे तेल आलमी मंडी में महंगा हो जाता है, आप उसको महंगा नहीं करते तो क्या आप और कर्जा लेके उसको सब्सिडी देंगे? जाहिर सी बात है, अगर इस तर्ज पे हुकूमत चली तो वो जो सब्सिडी आप बज़ाहिर तो दे रहे हैं, आप बज़ाहिर तो लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन आप मईशत का कबाड़ा निकाल रहे हैं। तो अगर आपने मईशत को बचाना है, अगर आपने मईशत को आगे लॉन्ग टर्म चलाना है, तो आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। राणा साहब, सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, मैं दो सवाल और आपके लिए डालता हूं, आपके लिए, और फिर मैं बसरा साहब। हजूर, पहली बात तो क्या आपको कोलिशन गवर्नमेंट से इजाजत तलब करनी पड़ेगी अगर आप 300 यूनिट जो है वो फ्री करते हैं? एंड सेकेंडली, राणा साहब, आपकी पार्टी 3 दफा रही, बसरा साहब भी पीपल्स पार्टी में भी रहे, आज पीटीआई में है। हजूर, 4.5 रुपए का यूनिट है, ये यहाँ से कुछ 25-30 किलोमीटर दूर, और 70 रुपए का है। आपकी इंडस्ट्री भी बैठ गई और मिलजुल के आपने, तो आई थिंक करेक्टिव मेजर कौन लेगा? और ये कब तक हम कहेंगे कि जी हम तो कोलिशन पार्टनर है, हम अपना मंशूर, आप आज से इस्लाहात करें, हम फिर इल्ज़ाम लगाएंगे उनसे 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 जरदारी साहब से कि भाई इनको वेलफेयर क्यों नहीं करने देते आप? राणा साहब, नहीं, देखिए, सबसे पहले बात तो ये, हमारे मंशूर का तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का हमारा मंशूर ही नहीं है, और ये मुमकिन भी नहीं है। देखें, बात ये, बिल्कुल हमें पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ता है, फाइनेंस बिल पार्लियामेंट पास करती है, अगर पार्लियामेंट की मेजॉरिटी पास ना करे तो बजट पास नहीं होता। तो ये तो अब जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट में हमारा नंबर क्या किधर फाइनल आता है इंडिपेंडेंस के ज्वाइनिंग के बाद। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने बिल नहीं पास करना, बजट नहीं पास करना, तो बजट नहीं पास होगा। ये एक हकीकत है। जो आगे निजाम आ रहा है वो यही निजाम है। आप इसको ये क्लैरिटी होनी चाहिए अवाम के अंदर कि ये ऊपर एक कोलिशन हुकूमत है। इस कोलिशन हुकूमत के अंदर हमें सबके कोलिशन पार्टनर्स का ताउन चाहिए होगा चीजों को आगे ले जाने के लिए। हमें उनकी सुननी भी होगी, सुनानी भी होगी, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्शन शहबाज शरीफ साहब ने दे दी है। IMF का मुआहदा हमने करना है, IMF के मुआहदे के अंदर कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट जब खत्म होता है, ये आपकी पोजीशन आ गई राणा साहब, आपकी पोजीशन आ गई। मैं बसरा साहब को, बसरा साहब, एक तो आप पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमें हमेशा कह दिया जाता है यार हम आपका कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कोलिशन में हैं, हमारे हाथ में। ये एक तो हुकूमत के हाथ में क्यों बंधे होते हैं? आप भी पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं। और सेकेंडली, ये जो एक डे लाइट रॉबरी है, ये बिजली नहीं बन रही, ये मैंने नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू था हेरल्ड के साथ। Who will correct these measures? लड़ लड़ के हम एक दूसरे का हशर कर देते हैं, इन इश्यूज की तरफ आते नहीं है। बसरा साहब, काई साहब, मुझे उम्मीद थी कि आप जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा फ्रॉड झुरलू इलेक्शन है उससे स्टार्ट करेंगे। चलें हम पहले इससे स्टार्ट कर लेते हैं। काजी सही साहब, आप उसमें भी बात करें। ये जो बड़े दिनों से कर रहे हैं हम जो जिस टोले की आप बात कर रहे हैं, काई साहब, ये जो जिस टोले की आप बात कर रहे हैं ना, लुटो और फुटो, इनके कोई स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं हैं। इनकी औलादें बाहर हैं, कारोबार बाहर है, लूट का माल बाहर है, टीटियाँ बाहर हैं। इन्होंने जो कुछ मनी लॉन्ड्रिंग, ये बंच ऑफ क्रिमिनल्स है। ये वही ब्रांच ऑफ क्रिमिनल्स है जो 4 दफ़ा पहले वज़ीर आज़म रहे, 4 दफ़ा वज़ीर आला रहे। आज इनकी तरजीहात क्या है? ये है वो माले गनीमत, जब डाका मारते हैं ना तो माले गनीमत तकसीम करते हैं, और माले गनीमत में कहते हैं कि यार ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा मेरा है। ये तरजीहात है। तरजीहात क्या है? मेरा अब्बा वज़ीर आज़म बनेगा, मेरा अब्बा सदर बनेगा, मेरी बेटी वज़ीर आला बनेगी, मुझे गवर्नर दे दें, मुझे सिंध दे दें, मुझे पंजाब दे दें, आप सिंध में ना छेड़ें, आप
ये किन की बात करते हैं? ये वही लोग हैं ना जिन्होंने 16 महीने पीडीएम चोरों के टोले ने ये कहा था कि इमरान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हम आएंगे, बिजली सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा। राना एहसान मेरे भाई हैं, वो किसानी बिल्ली ना हंस रहे हैं, मुझे पता है इस बात का वो जवाब नहीं दे पाएंगे बेचारे। गुजारिश ये है हम जवाब लेंगे वर्करों के पास डिफेंड करने की बात ही नहीं है। अच्छा, ऊपर से अब ये मुझे बताइए कि ये झुर्लू और जो फ्रॉड इलेक्शन है, क्या इसके नतीजे में आप समझते हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी या सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? बात यह नसरुल्लाह मलिक साहब, ये इनका कोई एजेंडा नहीं है। जिस तरह तौहीन की गई है 25 करोड़ पाकिस्तानियों की, पहले इन्होंने पार्टी को तोड़ा, पार्टी पे मुकदमा, पार्टी पे जनाब क्रिमिनल्स डिक्लेयर हो गए, FIR डिक्लेयर हो गई, क्रैक डाउन, घरों पे छापे, माँ बहनों बेटियों तक बात चली गई। उसके बाद क्या हुआ? इलेक्शन आ गया। इलेक्शन में जो अदब तमाशा आपने देखा, नॉमिनेशन पेपर फाइल करने गए, लोगों को गवाह कर लिया, स्क्रूटनी कराने गए, प्रपोजल स्कैंडर को उठा लिया, सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल करा गए। अब क्या हुआ? शौकत बसरा, अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर का सब कह रहा हूं, मुझे मौत नसीब ना हो अगर एक लफ्ज झूठ बोलूं अपने इलेक्शन के मुतालिक। पाकिस्तान भर में PTI की 70 सीटें छीनी गई हैं। मैं पहले अपनी बात करता हूं। शौकत बसरा NA 163 से मैं इलेक्शन लड़ा हूं। 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए हैं। एक दिन मुझे कैंपेन नहीं करने दी। मेरा हल्का है बहावल नगर, साउथ पंजाब में, हारूनाबाद फोटाबाज। अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर कह रहा हूं, मेरे पास काजी सईद साहब, ये मेरे पास तमाम फॉर्म 45 हैं, तमाम के तमाम। मैं चैलेंज देता हूं इलेक्शन कमीशन को, मैं चैलेंज देता हूं सुप्रीम कोर्ट को, मैं चैलेंज देता हूं हाई कोर्ट। यही इदारे हैं ना जिन्होंने हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, कानूनी और आईनी इदारे, कि मैंने 98,000 वोट लिए है। मुस्लिम लीग नून तनवीर ने 72,000 वोट लिए है। वहां से ज़ियाउल हक का बेटा, डिक्टेटर का बेटा इजाजुल हक, उसने 58,000 वोट लिया है, 58,000, और उस तीसरे नंबर वाले को डिक्लेयर कर दिया गया है MNA। आप मुझे बताइए, मैंने आपको टाइम दिया, 58 दोबारा मैं दिखा देता हूं, इसको स्क्रीन पे रखिएगा। मैं नहीं, हम आपकी हर चीज स्क्रीन पे रखिएगा, आपकी हर चीज बगैर कटे जा रही है। ये है मेरे पास, इसमें ये तो फिर आप ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर तो मुस्लिम लीग नून भी 45 है। एक ब्रेक है, हल्के के एक ब्रेक है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। आपकी हर चीज, पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है। सर ये इस वक्त स्क्रीन पे जा रहा है, इसको हम रोक नहीं रहे। और एक अजान की ब्रेक है, और अजान की ब्रेक के बाद मैं मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये तलखियां, ये इल्जामात हम जो सुनते आ रहे हैं, और जाहिर है ये सारे बिला वजह तो नहीं हो सकते, मगर क्या हल रास्ता आगे भी है या हम यहीं खड़े हैं? और क्यों यहाँ खड़े हैं, ये आपकी दानिश से हम कोई थोड़ी एक रहनुमाई लेंगे। मलिक साहब हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक है, अजान का वक्फ है। वेलकम बैक। मैं राना साहब आपकी तरफ ज़रूर आऊँगा, जवाब लूँगा आपसे भी। मलिक साहब से मैं पहले टेक लूँ। मलिक साहब, एक तो आपने ये दास्तान गम सुनी और हम बहुत दिनों से इस पर बात भी कर रहे हैं, इसमें मुझे आपका टेक चाहिए। हमारा हर इलेक्शन तकरीबन जो है वो एक कंट्रोवर्शियल होता है, और इस दफ़ा शायद ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लग रहा है या नहीं लग रहा। एक बात तो ये, और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि हुकूमत इन प्लेस हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स जो हैं कि 6 महीने बाद खुदा न खास्ता खाकम बदन जी ये कोई गवर्नमेंट आ जाएगी टेक्नोक्रेट्स की, ये क्यों एक इस तरह से रहती है एक इंस्टेबिलिटी सी। पहले इस बात पे जो बसरा साहब ने की, और फिर मैं राना साहब आपकी तरफ भी आता हूँ। जी मलिक साहब। काजी साहब, मैं बहुत सारी चीज़ों से बसरा साहब से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, बड़े बाखबर हैं, राना साहब जानते हैं, बसरा साहब जानते हैं, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है ये कंट्रोल डेमोक्रेसी है। हम बेशक इस पर 100 दलीलें देने की कोशिश करें, नहीं जी ऐसा नहीं वैसा है, फलां बड़ा अवामी है। मसला ये है कि इस कंट्रोल डेमोक्रेसी के बेनिफिशरीज हैं, और ये सारे पिछले अगर आप 25-30 साल की सियासत को देखें तो कोई ना कोई किसी वक्त बेनिफिशरी रहा है। अब एक बेनिफिशरी कहता है कि नहीं दूसरे को नहीं जो होना चाहिए, दूसरा कहता है तीसरे को नहीं होना चाहिए। इसकी एक ही सूरत थी कि इससे निकलने का रास्ता एक ही था। अगर आप स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं, आप को उसके अपने किरदार तक महदूद करना चाहते हैं, तो सियासी जमातों के पास या 2 रास्ते थे, या तो वो मुत्तहिद होकर इस बात का फैसला कर लेती कि कोई किसी चोर दरवाजे से आने की कोशिश नहीं करेगा, और मेरे ख्याल में इसमें सारी सियासी जमातें नाकाम रही हैं, आप खुद जानते हैं। दूसरा रास्ता था कि अगर आपके पास हुकूमत आ जाती है, चले कंट्रोल्ड गवर्नमेंट आती है,
उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को इतना बेहतर कर लेते कि आपके ऊपर उंगलियां ना उठाई जाती, आपके ऊपर एतराज़ात ना किए जाते। यहाँ होता ये है, शौकत बशर साहब की जमात की हुकूमत थी, आपको पता है वज़ीर इत्तलाआत के 7 दफ्तर थे, 7 दफातर इन इस्लामाबाद। यानी जब आपकी परफॉर्मेंस ये होती है, जब आपके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, आपके इदारे फिर आपके खिलाफ होते हैं कि देखें जी ये कैसा काम कर रहे हैं, फिर सवाल उठता है नहीं जी चूंकि वोट लेकर आए जो मर्जी करें। या तो फिर इतनी मजबूत डेमोक्रेसी हो जिसकी हम प्रचार करते हैं तो कि ठीक है जी वोट ले ली अब जो मर्जी कर लें, वो ऐसा पाकिस्तान में नहीं है। वो मेरे ख्याल में ऐसा दीगर ममालिक में भी नहीं है, वहां भी चेक एंड बैलेंस कहीं ना कहीं मौजूद होता है, इदारे आपको चेक करते हैं। हमने एंटी करप्शन क्यों बनाया होता है, हमने FIA क्यों बनाई होती है, हमने ये इदारे क्यों बनाए होते हैं कि ये कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस मौजूद रहे। ये बात मानने में कोई हर्ज नहीं। मैं समझता हूँ सियासी जमातों ने बड़े काम भी किए होंगे, अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हो, आइन साजिश की बात की जाए, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो सियासी जमातें जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस इस कदर बेहतर करने में नाकाम हुई हैं कि वो ये कह सकती कि कोई उनके काम में मुदाखलत न करे। फिर दूसरे लिहाज से सियासी जमातें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी, बशर साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, लेकिन अब चोर डाकू भागे लुटेरे लंदन से आए, ये शरीफ फैमिली, ये फलां फैमिली, ये लूटने वाली फैमिली, ये दिल फरेब नारे हो सकते हैं, लेकिन इसके नतीजे में क्या सियासत के अंदर कोई अफवाह व तफहीम हो सकती है? सियासत के अंदर सियासी मामला मिल बैठ कर तय किए जा सकते हैं, कतल नहीं किए जा सकते। आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शिरकत ना करें, किस लिए कि आपको अपोजिशन लीडर किसके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। आप कौमी मामलात पर किसी डायलॉग में शरीक ना हो, इसलिए कि आपको दीगर सियासी जमातों के साथ बैठना पड़ेगा। अब मुस्लिम लीग नून से सुने, वो कहते हैं जी हमारे ऊपर जाली मुकदमात बनाए गए, हमारे ऊपर एक कंपेन की गई, हमें इस मुल्क के अंदर हमारी किरदार कुशी की गई। और इसमें कोई शक भी नहीं कि आप देखें 2011 के बाद से 2018 तक जो कुछ किया गया दो सियासी जमातों के साथ, वो तो आज तक PTI के साथ नहीं हुआ। ये जिस किस्म की किरदार कुशी की एक मुहिम प्लान की गई और प्लानिंग के मुताबिक उसको फिर इम्प्लीमेंट किया गया, वो दोनों जमातें इसको भुगत चुकी हैं। अब PTI जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से 9 मई के वाकयात के बाद उसकी एक लड़ाई हुई, उसको एक सामना करना पड़ा दबाव का, उसके नतीजे में मुकदमात बने, उनके ऊपर ज्यादा जबर हुआ। मैं मानता हूँ बात जगहों पे इनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदार भी तहरीक इंसाफ इस लिहाज से किसी हद तक है कि आप रियासती इदारों को आप सिर्फ चैलेंज नहीं कर रहे, आप उनके अंदर दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभी भी देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है, यानी आप अगर इस किस्म की बातें करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो फिर आप क्या तवक्को करेंगे कि आपको बड़े प्यार से मोहब्बत से कोई बंदा डील करेगा? ये चीजें हैं, इस पे मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को भी सोचना होगा, तहरीक इंसाफ को भी इस बारे में अपने अंदर जायजा लेना मलिक साहब ये तो चार्जशीट है एक, मैं बल्कि आता हूँ एहसान साहब, ये चार्जशीट उन्होंने इज्तिमाई तौर पर सियासी पार्टियों पर ये की है। अभी आपने एक बात की थी, मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी वजाहत ज़रूर करूँ कि फाइनेंस बिल आपको पार्लियामान से करवाना पड़ता है। हर महीने जब कीमत बढ़ती है तो कोई पार्लियामान से पूछना भी गवारा नहीं करता। ये मैं एक बात मैं ये बता, अब मौलाना भी जो है वो खुश नहीं है इस इलेक्शन से, PTI तो ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं है, और ये भी जो है खुद आपके नाराज़ लोग, जावेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं, उसके बाद खुद मुस्लिम लीग नून के लोग जो आ रहे हैं वो भी, तो ये सारा क्यास फिर मलिक साहब ठीक कहते हैं कि इस पॉलिटिकल एलीट के अंदर है जनाब राना साहब? ये देखें, ये तो एक हमेशा से ही एक कह लें कि ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि जो हारता है वो फिर खुश नहीं होता और वो मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाता है। अभी बसरा साहब ने पता नहीं कौन सी यहाँ किताबें दिखाई पूरी अवाम को। देखें, बात यह है कि अगर किसी के साथ धांधली हुई है या किसी के फॉर्म 45 या 47 के अंदर फ़र्क है, तो वो ना इस टॉक शो में उसका हल निकलना है, ना उसका हल दूसरी जमात ने निकाल के देना है। उसका हल तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है या अदालतें, तो वो प्लेटफॉर्म है, आप वहां जाएं, हम आपके साथ हैं। और ये बिल्कुल इसमें किसी का मैंडेट नहीं चोरी होना चाहिए, अवाम का होता है मैंडेट, तो उसका वोट जो है वो बिल्कुल उसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं होनी चाहिए। अगर हुई है तो उसको साबित करें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में और वापस करें, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जहां तक JUIF की बात है, मेरे ख्याल से वो इलेक्शन रिजल्ट से खुश नहीं है। हम लोग 2018 के इलेक्शन रिजल्ट से नहीं खुश थे। RTS बिठाया गया, वहां 35 लोगों को हमने टिकटें दी, वो जीप के निशान पे चले गए। हमारे जो कायद थे मियां नवाज शरीफ, उनको सजा सुना दी गई, जेलों में बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमने इतराज भी किया, पार्लियामेंट में आवाज भी उठाई, लेकिन हम पार्लियामेंट का हिस्सा भी बने, वहां हमने जाके आवाज उठाई। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क को आगे अब बढ़ना है, इस पोलराइजेशन को खत्म होना है। जिस तरीके की सियासत पहले होती रही, देखें
अभी भी आज भी खान साहब का क्या मौकफ है कि ना हम एमक्यूएम के साथ बैठेंगे, ना पीएमएलएन के साथ, ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे। तो भाई ये तो हम भी कह सकते हैं, हमें भी आपके साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आपने भी वो साइफर का जो जाली प्रोपोगेंडा किया अमेरिकन साजिश का, उसके ऊपर आपके झूठे इल्जाम है आपने हमारे पे लगाए। 9 मई जो आपने मीर जाफर मीर सादिक के नारे लगाए उसकी वजह से हुई, उसके बाद आप कहते हैं कि ये लंदन प्लान है। तो बहुत सारे ये तो देखें तलखियां तो हैं, मौजूद हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं, एक दूसरे से शिकायतें हैं, लेकिन क्या वो हमें आगे नहीं सिस्टम को लेके जाना चाहिए? आज मैंने आपको बताया कि हम एक माइनॉरिटी हुकूमत है, हमें कोई, हमारी भी जमात में आधे लोग कह रहे थे कि मत लें हुकूमत, तो क्या मुल्क को इस अनसर्टेनिटी में रहने दें? स्टॉक मार्केट गिर रही है और दीगर मामलात हैं कि यहां इलेक्शन हो गया, अब मुल्क जो है वो रुट जाए। यू हैव टू स्टेप अप, अब स्टेप अप करें, आगे आए, अपना ऑपोजिशन का रोल अदा करें, तगड़ी ऑपोजिशन करें, ये अच्छी बात है, सिस्टम को मजबूत करेगा। बाकी मैं जो नसरुल्लाह मलिक साहब ने बातें की उससे 100% सहमत हूं, हकीकत तो यही है जो उन्होंने बयान की। अच्छा, ये बसरा साहब, अगेन मैं आई कम बैक टू यू, दोनों मेरे दोस्तों ने अब मौलाना तो कह रहे हैं जी मैं सड़कों पे आऊँगा, और उनकी स्ट्रीट पावर भी हमने देखी है, उनकी अगर इलेक्ट्रल ना भी हो तो एक तो वो आ रहे हैं। अच्छा, आप भी जाहिर है इस वक्त एक किसी का रेजिस्टेंस के मोड में है, तो बात जो मैं मलिक साहब वाली करता हूँ कि यार अगर ये आपस में तो आप नहीं हल करेंगे तो और तो कोई आके ठीक नहीं करेगा ना। बसरा साहब क्या कहेंगे आप? काजी साहब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन दोनों भाइयों की मासूमियत पे मुझे हंसी भी आ रही है और मर भी जाऊँ। क्या मासूमियत है? वो कहते हैं ना, मीर भी कितने सादा हैं, जिनके सबब हुए बीमार उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। क्या मासूमियत है, क्या दलीलें हैं? ये असल में ना समझ नहीं पा रहे कि ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। ये वो आप वही समझते थे ना कि हमने डरा लिया, धमका लिया, पार्टी तोड़ ली, निशान ले लिया, किसी को मूली दे दी, किसी को मुर्गी दे दी, किसी को जूता दे दिया, किसी को मोर दे दिया। क्या होना है? आपको लग पता गया है कि नौजवान नस्ल, आप लोग इस जो ना एमको की जन्नत इससे निकलें। ये दलील आपने देते देते आज भी लोग आपको समझ गए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है इसमें पाकिस्तान का भला नहीं हो रहा, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। बात क्या करते हैं फिर? हम आ जाएं जी, हमारे साथ बैठ जाएं जी, हमारे साथ बात करें जी, अपोजिशन करें। मैं इनसे बार बार ये पूछता हूँ, ये तो हुकूमत इनको इंडिया की मिल जाए ना, तो ये इंडिया की हुकूमत ना छोड़ें, क्योंकि इनका जीना और मरना सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के साथ है। हमें इमरान खान को इक़्तिदार होता तो आपके साथ तो कब इक़्तिदार लेके बाहर आ चुका होता। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान है। काजी साहब जी, मुझे बात करने दीजिएगा। जी आप मुकम्मल कर लें, बात में बताता हूं। आप मेरी बात मुकम्मल होने दें, बाद में कर लीजिएगा, मैंने इंटरप्ट नहीं। काजी सही साहब जी, आप इमरान खान पाकिस्तान है, आप इस गलतफहमी से निकल आए। आपको इमरान खान से बात करनी होगी। आप इमरान खान को जेल में बंद करके आपका मैंडेट छीन लिया, पूरा पाकिस्तान इसके बावजूद स्पीक कर लिया। 180 सीटें हैं हमारी और आपकी 17 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून। आप शर्मिंदा। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको काई साहब, वो कच्चे के डाकू है हमारे इलाके में, रहीमा खां में, वो डाका मार के ना, उनमें इतनी गैरत है कि वो शर्मिंदा होते हैं, वो मुंह नहीं दिखाते लोगों को। अच्छा ठीक है, मैं दिलेरी के साथ पक्के के दो डाकू दिलेरी से मैंडेट छीने हैं और इसके बावजूद बड़े तने के साथ आके टीवी पे बैठते हैं। कमाल है यार। जी मैंने मलिक साहब पूरा टाइम दिया। अच्छा मलिक साहब, आपकी बात को मैंने आगे बढ़ाया था, कोई रिकंसिलिएशन कोई दरमियान, तो ये तो दरारें इतनी गहरी हैं और इतनी खुली हैं और दुख और दर्द इतने जख्म बड़े हैं, कुछ बड़ा ऑपरेशन ही चाहिए मलिक साहब। काजी साहब, किसने कहा कि इमरान खान साहब के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहता हूं इमरान खान साहब के साथ भी बातचीत होनी चाहिए। मुल्क की बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ। सवाल यह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछा जाए कि वो चौधरी परवेज के साथ हाथ मिला सकते हैं। वो शाह महमूद कुरैशी को जो सारी उम्र भुट्टो साहब के गुण गाया करते थे, जो ये कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी ही वाहिद निजात का रास्ता है, वो उनको पार्टी का वाइस चेयरमैन बना सकते हैं। वो एमक्यूएम के साथ मिलके हुकूमत बना सकते हैं, जिनके बारे में खान साहब कहा करते थे मैं लंदन जाकर केस लड़ूंगा इन एमक्यूएम के वालों के खिलाफ। और ये कहा करते थे कि सिर्फ अल्ताफ हुसैन का कसूर नहीं है, जो उनके बाकी लोग यहाँ पे कराची में हैं, ये सारे कसूरवार हैं, शामिल जुर्म हैं।
उनके साथ मिलकर हुकूमत बना ली। बाप पार्टी के साथ, जिसको आज ताने दिए जा रहे हैं, गिले शिकवे किए जा रहे हैं, उनके साथ मिलकर खान साहब ने हुकूमत बना ली थी। आजम सुराती साहब JUI के साथ होते थे, जो खान साहब के बारे में कहा करते थे, आपको पता है। बाबा रमान साहब ने जो कुछ कहा, मेरे ख्याल में आपके पास टाइम भी नहीं होगा चलाने का, वो उनको अपना एडवाइजर बना सकते हैं। जिनको चोर, डाकू, लुटेरे, इस मुल्क को तबाह करने वाले खुसरो बख्तियार साहब हो गए, किस किस का नाम लिया जाए, सबको कहा करते थे। सबको न सिर्फ साथ मिला सकते हैं बल्कि इक़्तिदार में शरीक कर सकते हैं। बदकिस्मती तो यही है ना कि अगर एक शख्स ने 25 साल किसी और जमात में याशी की, अब आपके पास आके याशी कर रहा है। पहले 30 साल किसी और जमात में रहा, आज आपके साथ बैठा हुआ आपकी पार्टी का उहदेदार है। ये सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी सियासी जमातों के साथ आप बातचीत नहीं कर सकते। देखिए, इस मुल्क के अंदर ये जो सियासत है ना, अब सिर्फ इल्जाम तराशी और इंतहा पसंदी की सियासत है। ये बिलाकर आपको एक बंद गली में ले जाती है। किसने आपसे कहा था कि आप इस तरीके से, यानी आप कमर बाजवा साहब के हवाले से, काजी साहब इनके बयान सुनाए इनको जरा, ये क्या कहा करते थे? क्या डेमोक्रेटिक लीडर ऐसी बातें करते हैं कि जी हमारी बाजवा साहब हुकूमत चला रहे हैं, हमारी इकानमी बाजवा साहब चला रहे हैं, जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ है? भाई आपको एकदम अब एस्टेब्लिशमेंट बुरी लगना शुरू हो गई। यानी जब आपने कहा कि भाई आर्मी चीफ ही अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं, इन मामलात को आपको बैठ के नजरसानी करनी होगी, देखना होगा। मैं तो कुछ लोगों के बयानात आपके सामने बयान नहीं कर सकता जो कहे जाते थे, निजी महफिलों में जो कुछ कहा जाता था। ये क्लैश से निकलने का रास्ता क्या है? सियासी जमातों से बातचीत करें, मिल बैठें। अगर इमरान खान साहब के साथ की ज्यादती हुई है उसका अजाला हो, बाकी लोगों के साथ अगर की ज्यादती हुई उसका अजाला हो, किसी आप मुफाहमत की तरफ जाएं। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ भी बसरा साहब आऊंगा, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, लेकिन दो बातें मैं लेके जाऊंगा राना साहब आपकी तरफ। एक, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि ये मुल्क बदल चुका है, अवाम बदल चुके हैं। क्या आप इससे एग्री करते हैं? और ये बदला है तो क्या बदला है? और फिर वो आपकी सीटों के हवाले से जो दावा कर रहे हैं, मुझे भी वो हैरान ही कर रहा है। इस पर आपका टेक लेता हूँ और एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राना साहब, मैं एक रीफ्रेज कर दूं अपने सवाल को। बेपनाह खौफनाक एक माशी बुरान जो है वो हमें अंदर पेश है, और गवर्नमेंट भी आपके पास है, आप पर ओनस भी है, और एक तरफ अपोजिशन है, मौलाना फजलुर रहमान भी आपके खिलाफ आ रहे हैं। तो डोंट यू थिंक बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन रहा है? और हीलिंग वाला मामला कोई नज़र आता है आपको, जो कुछ सुना है आपने मेरे दोनों दोस्तों की बातें? राना साहब देखिए, हमारी तरफ से तो कोई एग्रेशन नहीं है ना, हमारे तरफ से तो पॉजिटिव मैसेज है कि हम सबको मुशावरत के साथ लेके लेना चाहते हैं। हम तो समझते हैं कि रियासती अदारे, हुकूमत और अपोजिशन को मिलके काम करना है, तो हमारी तो ये सोच है। हम तो समझते हैं कि माशी चैलेंजेस ऐसे हैं कि कोई जमात अगर अकेला सफर पे करने की कोशिश करेगी बगैर किसी को इत्मीनान में लिए, तो वो चीजें मुमकिन नहीं होंगी। तो हम तो इन चीजों का अदराक रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इन चैलेंजेस को, हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसे चैलेंजेस हैं कि कोई जमात इनको अकेला अबूर नहीं कर सकती, और हम समझते हैं कि कंसेंसस में ही जो राना साहब की आवाज में कोई मेरे ख्याल में इशू आ रहा है। का ताज नहीं मिल रहा। जी, आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए आवाज डूबी थी, आप बात मुकम्मल करें, मैं फिर आगे चलता हूं। राना साहब देखिए, ये कोई स्मूथ सेलिंग की तरफ नहीं हम बढ़ रहे, बड़े मुश्किल हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, हमने ताजरों को टैक्स करना है, हमने सब्सिडीज को रीथिंक करना है, एग्रीकल्चर के ऊपर सोचना है, प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्सेशन के ऊपर सोचना है, IMF की शरायत होंगी। तो इसके अंदर अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो वो नताइज हम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये कंसेंसस बेस्ड हुकूमत होगी। हम समझते हैं कि एक सबका रोल है, ऑपोजिशन का बड़ा तगड़ा रोल है, उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट, उनको इज्जत देनी चाहिए। हमारा कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एजेंडा नहीं है, ना हम उसमें बिलीव करते हैं। हम समझते हैं कि ये हीलिंग का वक्त है, ये सबको साथ लेने का वक्त। जी बसरा साहब, वो कहते हैं ना, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। बहरहाल आपके दुख और दर्द जो है वो उसको इग्नोर नहीं होना चाहिए, मगर जो बात की राना साहब ने, आगे तो बढ़ना है। बसरा साहब हाँ जी, देखें, मैं फिर कह रहा हूँ, इनका जीना मरना, इनकी सियासत सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए है। इनको इंडिया भी जाना पड़े हुकूमत के लिए तो ये चले जाएंगे। ये जो मुस्लिम लीग नून 18 जमातों की 18 जमातें मिली, सीटें मिली हैं इनको पूरे पाकिस्तान में, ये मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। बिल्कुल 180 सीटों वाली पार्टी को
अगर आप निज़ाम से, सिस्टम से आउट करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान जो है, अच्छा बत्रा साहब, ये आपकी बात हो चुकी, मगर मैं एक खबर लेना चाहता हूँ आपसे। इस्तेमाल कर लिया, मैं ये बात आपकी हमने मिन्नवान, अगर मैं गलत लफ्ज नहीं बोल रहा, हमने चलाई। अब मुझे थोड़ा सा KPK का बता दें, वहाँ पे आपके जो CM है उनके कोई और नए उम्मीदवार आ गए हैं वहाँ पे, या क्या आपकी पॉलिसी है बत्रा साहब? पहली बात तो मुझे कोई कह रहा था वो अली अमीन गंडापुर दे दिए खान साहब ने। हाँ भाई, चलें यही कंपैरिजन कर लें। वो कोई कतरी लेटर तो वाला अमीन गंडापुर नहीं है, वो कैलबरी फॉन्ट वाला तो नहीं है, वो नहीं है जिसने ज़िंदगी में कभी सच नहीं बोला। वो एक मर्द आदमी है, वो आदमी है जिसके आपने पंजाब में बाल मुंडे थे, आपको याद है, आपकी हुकूमत थी, उसके बाल उतारे गए, उसको ज़लील और रुस्वा किया गया। इज्जत अल्लाह देने वाली ज़ात है। आज मैं फिर कह रहा हूँ, वो इमरान खान जिसको नामजद करेंगे, आप ये देख लीजिए कि हमारे, फिर कह रहा हूँ, इलेक्शन हुआ ना, कैंडिडेट टूट गए, जिसको इमरान खान ने निशान दे दिया, बल्ला भी ले लिया, वो भी जीत गए। तो गंडापुर साहब ही हैं कैंडिडेट, अभी तक बद नहीं तब्दील किए। वो पार्टी इमरान खान साहब बेहतर समझते हैं, क्योंकि दूध पीने वाले मजनू जो हैं उनको नहीं अब जगह मिलनी पार्टी में। इंशाल्लाह वो लोग जो मुश्किल वक्त में खान के साथ खड़े हुए हैं, वफा निभाई है, खान के कदम साथ चल के मिले। और ये वो अमीन गंडापुर है, आपको याद होगा कायद साहब कि जब यहाँ पर 2014 में धरना था, 3 लाशें गिरी हुई थी और ये वाहिद बंदा था जो खान साहब के साथ खड़ा था। और उसके बाद अभी जो जुल्म और जबर हुआ है, जो दौरे मेरे भाई, मैं नसरुल्लाह मलिक साहब से खैर तवक्को नहीं रखता, उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता वो इस बात से निकल आएंगे, क्योंकि अब ये सौदा नहीं बिकने वाला। आपका ये बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अगर ये बातें दुरुस्त होती जो आप इल्जामात लगा रहे हैं, तो अवाम हमें वोट ही ना देती। जी क्विकली, अवाम ने अगर इन बातों के बावजूद अवाम ने वोट किया है। यार मैं चाह रहा था कि मैं मलिक साहब से सम अप करा लूं। राणा साहब, आप क्विकली फरमाइए, क्या कह रहे हैं? अगर PTI के कैंडिडेट्स को 100 वोट पड़े हैं ना, बाकी जमातों को 250 वोट पड़े, तो किसी एवी बिला वजह में ना चले। ठीक है मलिक साहब, कहां पड़े हैं? कहां पड़े हैं? चलें, ये तो कहां पड़े हैं इस पे मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, अब 9 मई भी हमारे पीछे है, और जाहिर है जो उसमें लोग मुलव्वस पाए जाते हैं उनको तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। बस सलानी गल्ला ना करया करो, अल्लाह की कसम दुनिया हंस दी है, ये गल्ला ना करया करो। अच्छा चले जी, ये फाइनली योर लास्ट कमेंट जनाब मलिक साहब। देखिए, मैं समझता हूँ इफ़हाम और तफहीम के रास्ते पे जाना चाहिए। बसर साहब बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं, ये निकल आए कि कोई हिंदुस्तान जाके हुकूमत कर लेगा। ये पॉपुलर बयानियां हो सकते हैं ये, लेकिन मुल्कों के लिए बेहतर नहीं होते। पॉपुलिज्म में और मुल्क के साथ वफादारी में या मुल्क की तरजीहात बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए मेरे ख्याल में इस लड़ाइयों को ख़त्म करें और आगे बढ़े, आगे का सोचें। देखिए, ये एक दूसरे के इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, वो कतरी खत लेके आई, उधर से मैं अभी ये धांधला हजम नहीं होने देंगे नसरुल्लाह मलिक साहब। अच्छा, ये धांधला हजम नहीं होने देंगे। चले, एक तो ये बात है कि आपने अपने क्लोजिंग करनी है। जो आपके दुख दर्द थे, हमने एक प्लेटफॉर्म ने इन दोस्तों को इकट्ठा किया और नतीजा हम अवाम पे छोड़ते हैं। मगर एक बात तो है, चैलेंजेस बहुत खौफनाक हैं, इन्हें हमें अबूर करना है, इन मसाइल को हल भी करना है। ये तो हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे। मेहमानों का बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।